हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 20 अप्रैल और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज मैं आपसे महात्मा बुद्ध की एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, तो शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध हर दिन अपने शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देते थे। तो एक बार उनके सभा में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तुम 1 साल तक मौन रहो और फिर जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूँगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पक्का ना, आप दे देंगे मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो वो व्यक्ति 1 साल तक मौन रहा और अब उसका मन एकदम शांत हो चुका था, एकाग्र हो चुका था। मन में जितनी भी उलझनें थीं, नकारात्मक विचार थे, वो धीरे धीरे कम हो गए थे। तो 1 साल के एंड तक उसके मन में कोई विचार ही नहीं रहे, कोई प्रश्न ही नहीं रहे। उसी तरीके से महात्मा बुद्ध ने यही कहा है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, कुछ तो बिल्कुल यूज़लेस होते हैं, उनका कोई मतलब भी नहीं होता है। तो जब मन बहुत अशांत हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या डिसीज़न लेना है, तो चुपचाप बैठ जाइए, शांत हो जाइए। तब नहीं बोलना है जब लोग आपसे चाहते हैं कि आप अग्रेसिव हो जाइए। आपको तब जो भी आप चाहते हैं करना तब होइए जब आपका मन करे। तो हमेशा जब बहुत सारे विचार आपके मन में चल रहे हो, बहुत सारी नकारात्मकता आसपास हो, तो खुद को शांत रखिए, मौन रखिए। इसी तरीके से ये मैंने स्टोरी आपको इसलिए सुनाई क्योंकि तैयारी के दौरान में हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, होगा नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मजाक बनाएंगे, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया है, मैंने अपना टाइम दिया है, दोस्त आगे निकल रहे हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। जब ऐसे विचार आए तो शांत हो जाइए, मेडिटेशन करिए। किसी से बहुत ज़्यादा शेयर करने की नीड नहीं होती। कई बार हमें खुद हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं और सारे आंसर्स हमारे अंदर ही होते हैं। तो बस यही थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और कुछ आपको सीखने को मिला होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कल जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। प्रवासी मौतों का दस्तावेजीकरण करने का 1 दशक रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? और इसका आंसर था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024? और इसका आंसर है विविधता की खोज और अनुभव। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आपको देखने को मिलते हैं और भी स्टेट एग्जाम्स में आपको थीम, जो दिवस और थीम जो होता है, डे एंड थीम होता है, वो क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो इसका थीम है विविधता की खोज और अनुभव। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है जो वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक स्थलों का सम्मान करता है। ये विरासत संरक्षण पर जोर देते हुए स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त ये महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का जश्न मनाता है। 2024 में थीम विविधता की खोज और अनुभव है, जो हमारे वैश्विक खजाने का प्रतिबिंब का आग्रह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तिरंगा बर्फी रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग बिलोंग्स टू विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? एंड द आंसर इज वाराणसी। और ये भी आपको पता ही होगा कि वाराणसी को ही सबसे ज़्यादा जीआई टैग यूपी में मिले हैं। टोटल 30 जीआई टैग जो है वो वाराणसी के ही पास है भारत, और अभी यूपी के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूपी के टोटल जीआई टैग कितने हैं। भारत की आज़ादी से जुड़े वाराणसी के तिरंगा बर्फी को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है। वाराणसी के ढलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग मान्यता प्राप्त हुई है। चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के 75 नए उत्पादों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें ये भी शामिल है। वाराणसी में अब हो गए हैं 34 जीआई टैग, जो उत्तर प्रदेश के कुल 75 में योगदान करते। तो मैंने आंसर बताई दी आपको। तो अब और बढ़ गए, पहले 30 थे, अब 34 भी हो गए हैं वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में ध्वनिक लक्षण वर्णन और मूल्यांकन स्पेस के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली ऑफ अ स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्केस्ट्रिक कैटेगराइजेशन एंड एवोल्यूशन स्पेस वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? एंड द आंसर इज केरला। केरल में डीआरडीओ की नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला ने ध्वनिक लक्षण वर्णन और मूल्यांकन के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। यह भारतीय नौसेना के जहाज़ों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों पर सोनार सिस्टम के लिए एक परीक्षण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया लीफ लिटर फ्रॉग मुख्य रूप से किस जंगल में पाया जाता है? लीफ लिटर फ्रॉग रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज प्राइमरली फाउंड इन विच फॉरेस्ट? एंड द आंसर इज ब्राजीलियाई अटलांटिक वर्षा वन। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि लीफ लिटर मेढक शिकारियों से बचाव के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ उत्सर्जित करते हैं। ये उच्च आवृत्ति चीखें जो मनुष्यों के लिए अश्रव्य हैं, वन समुदायों में सबसे प्रचुर मेढक प्रजाति के लिए जीवित रहने की रणनीति है। ब्राजीलियाई अटलांटिक वर्षा वन में पाए जाने वाले वे पत्तों के कूड़े और कम वनस्पति में निवास करते हैं। मादाएं 64 मिमी के साथ सबसे बड़ी हैं। उनके अनूठे अनुकूलन के बावजूद उन्हें IUCN द्वारा कम से कम चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अल्ट्रासोनिक तरंगें मानव श्रवण आवृत्तियों से अधिक होती हैं। तो ये इनका तरीका है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं। ठीक है, तो कहा कि इस तरीके के क्वेश्चन UPSC में आपको देखने को मिलते हैं। हमेशा कोई स्पेशीज न्यूज़ जो होती है वो आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हाल ही में खबरों में रहा सलाई वाई गोमेज क्या है? व्हाट इज सलास वाई गोमेज रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री पर्वतमाला है ये। वैज्ञानिकों ने हाल ही में दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में एक समुद्री पर्वतमाला सलास वाई गोमेज पर्वतमाला में 160 समुद्री प्रजातियां पाईं। अटाकामा ट्रेंच और हम्बोल्ट करंट सिस्टम द्वारा अलग किया गया यह क्षेत्र उच्च समुद्री स्थानिकता का दावा करता है। अधिकांश जल क्षेत्र राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर है, जिससे 73% क्षेत्र सुरक्षित है। ये खोज कम से कम 50 नई प्रजातियों सहित रापा नुई की एक अभियान के दौरान की गई थी। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? एंड द आंसर इज आबू धाबी। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन खाड़ी शहर आबू धाबी में किया जा रहा है। इसका आयोजन वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने और स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए किया जा रहा है। तो इस तरीके के समिट होते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? अकॉर्डिंग टू IMF, व्हाट इज द GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25? तो आपसे ये क्वेश्चन भी इस तरीके के पूछे जाते हैं। IMF की है या RBI ने क्या सोचा है इसके जो है इस तरीके GDP वृद्धि के जो परसेंटेज है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो 6.8 है IMF के अकॉर्डिंग। IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8 कर दिया है, जो उसके पिछले पूर्वानुमानों से 30 आधार अधिक है। मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी के कारण भारत की वृद्धि मजबूत रहने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर 3.2 जारी रहने का अनुमान है। भारत ने इस अवधि में चीन के 4.6 के विकास के अनुमान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? एंड द आंसर इज सौरभ गर्ग। केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। गर्ग 1991 बैच के उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्ट तरंगे के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? द आंसर इज दुष्ट तरंगे अप्रत्याशित होती है और बिना किसी चेतावनी के प्रकट होती हैं।
रोक वेव्स आर अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन अपीयर सडनली विदाउट वार्निंग। तो ये आप देख सकते हैं। दक्षिण महासागर में मेलबोर्न विश्वविद्यालय के अभियान से पता चलता है कि विशाल दुष्ट लहरों के निर्माण में हवा एक महत्वपूर्ण कारक है। दुष्ट लहरें बड़ी अप्रत्याशित और खतरनाक समुद्री लहरें होती हैं जिनकी ऊंचाई आसपास की लहरों से कम दोगुनी होती है। इनका निर्माण तब हो सकता है जब कई तरंग शिखर एक ही बिंदु से होकर गुजरे। दुष्ट लहरें दुर्लभ है, लेकिन वे समुद्री जहाज़ों, पूंजी जहाज़ों और भूमि संरचनाओं के लिए खतरा हो सकती हैं। ठीक है, तो rogue waves are rare but they can be a threat to ocean liners, capital ships and land structures। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ICRI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय तनावों के प्रति प्रवाल भित्तियों के लचीलेपन को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा कि इट एम्स टू इनहेंस रेजिलियंस ऑफ कोरल रीफ्स टू क्लाइमेट चेंज एंड अदर एनवायरनमेंट स्ट्रेसर्स, यही हमारा स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। NOAA की कोरल रीफ वॉच और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने 2023-24 में चौथी वैश्विक सामूहिक कोरल ब्लीचिंग घटना की पुष्टि की है। यह पिछले दशक में दूसरी 2023 और 24 में दर्ज की गई अभूतपूर्व समुद्री गर्मी के साथ मेल खाती है। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव राष्ट्रों और संगठनों के बीच एक वैश्विक साझेदारी है जो दुनिया भर में प्रवाल भित्तियों और संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों को संरक्षित करने का प्रयास करती है। यहाँ से आप समझ सकते हैं। और आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये आंसर करना है आपको यूपी के GI टैग और वाराणसी में कितने GI टैग हैं, इसी आपको सेशन में उसका आंसर भी मिल जाएगा, तो आपके लिए ईजी है वो। तो आप इसका आंसर करिएगा दोनों ही क्वेश्चंस का। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू।